नमस्कार, आप देख रहे हैं टी मनी बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर। मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल और आज के शो में हम एक बार फिर से या हर रोज़ की तरह आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग करेंगे और निवेश के तमाम पहलुओं पर बारीकी से आपको समझाइश भी देंगे। लेकिन शो की शुरुआत करते हैं ऑन द शो के साथ। वसीयत क्या है और कैसे लिखी जाती है, आज हमारे एक्सपर्ट्स बताएंगे। वसीयत बनाने और जायदाद के बंटवारे का सही फॉर्मूला। 50-30-20 रूल के फायदे कई, बचत के साथ चैन से कटेगा बुढ़ापा। इस फॉर्मूले को अभी करें अप्लाई। कोविड के बाद युवाओं की सबसे बड़ी तमन्ना हेल्थ, वेल्थ, अच्छा खाना और बच्चों के भविष्य के लिए बचत की योजना। लेकिन यहाँ पर क्या है इनकी प्लानिंग में रोड़ा, बताएंगे आपको आगे। और साथ ही आपको बताएंगे कैसे बनाएं एक संतुलित पोर्टफोलियो। निवेश, इंश्योरेंस, क्रेडिट कार्ड, लोन, टैक्स, क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड कोई भी सवाल हो, अपने सवाल को व्हाट्सएप करें। और व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है 9619873567। चलिए, यहाँ पर आप दिन रात की कड़ी मेहनत करते हैं और अपने पैसों को बचाते हैं, निवेश की रणनीति बनाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि विल बनाना या अपनी वसीयत बनाना भी उतना ही ज़रूरी है? बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि जब हमारे पास बहुत ज़्यादा ज़मीन जायदाद हो जाएगी, निवेश लायक पैसा हो जाएगा या कमाई का पैसा हो जाएगा, तब वसीयत हम बनाएंगे। लेकिन इस चीज़ को, जो कि हम अक्सर आखिर के लिए रखते हैं, बहुत ज़रूरी है कि आप इसकी प्लानिंग पहले से ही करनी शुरू कर दें। और ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, हमारे साथ जो एक्सपर्ट हैं वो आपको बताएंगे। बॉम्बे हाई कोर्ट के एडवोकेट निजामुद्दीन शेख हमारे साथ हैं और साथ ही हमारे पास विलजिनी.com के फाउंडर जतिन पोपट हैं। आप दोनों का स्वागत है इस खास पेशकश में। और निजामुद्दीन जी, आपसे मुझे समझना है सबसे पहले ये कि वसीयत ना होने के चलते किस तरह के झगड़े होते हैं। पहले तो हमें ये तस्वीर आप जरा पेश करें हमारे सामने। अगर कोई वसीयत नहीं बनाए तो ऐसे हो जाता है कि अगर समझो लाइनेज डिसेंट है, मतलब हमारे पास अगर बहुत सारे हमारे जो बच्चे हैं, भाई है या फिर बहनें हैं, तो उनको जो डिविडेंड शेयर्स है वो प्रॉपर मिल नहीं पाते। और प्लस ये झगड़े ऐसे होते हैं कि मेरा इतना है, मेरा हिस्सा इतना है, और जो प्रॉपर डिविडेंड शेयर हर किसी के पर्सनल लॉ पे अलग होता है। अगर हम विल बना दें अपनी प्रॉपर्टी को लेकर तो ये झगड़े नहीं हो पाएंगे और एक दूसरे के साथ झगड़े, बंटवारा, ये सारी चीजें नहीं हो पाएगी। सरल रास्ते से हम ये चीजें डिफाइन कर सकते हैं कोर्ट के थ्रू, विल के थ्रू। कोई व्यक्ति की विल होगी तो डिफाइन करके अपने विल को रख सकता है, इससे झगड़े नहीं होंगे इससे। जतिन जी, अब बहुत ज़रूरी है ये जानना कि आखिर वसीयत जो है, विल जो है, वो कैसे बनाई जाती है। ठीक है, तो किस किस तरह के एसेट्स को विल में शामिल करना चाहिए, शुरुआत हम यहीं से करते हैं। विल बनाने के लिए आपकी जो भी मूवेबल, इमूवेबल यानी कि स्थावर और जंगम मिल का बोलते हैं, जैसे कि आपके बैंक अकाउंट है, आपके डीमेट अकाउंट है, आपके सेविंग अकाउंट है, आपका लॉकर है, ज्वेलरी है, इंश्योरेंस पॉलिसी है, आपके डेट का किसी को लोन दिया है, वो सब मूवेबल आती है। और इमूवेबल में जैसे आपका कोई फ्लैट है, ऑफिस है, आपका कोई लैंड है या आपका कोई बंगलो है, कोई वेयरहाउस लिया है आपने, कोई फैक्ट्री लिया है, तो ये सब इमूवेबल प्रॉपर्टी है। इसके अलावा आपके डिजिटल एसेट भी आ सकते हैं, जैसे कि आपका कोई गूगल पे अकाउंट है या आपका कोई पोर्टफोलियो पड़ा हुआ है कहीं पे ड्राइव में, या आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है जैसे कि ट्रेडमार्क है, पेटेंट है। तो ये सब तरह की चीज बिल में आनी चाहिए और वो हमें जिसकी ओनरशिप है वो लिखनी चाहिए। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी होती है जो विल में शामिल करना मुश्किल है। लीज प्रॉपर्टी यानी आपने कहीं पे लीज पे रहते हो या टेनेंटेड प्रॉपर्टी में रहते हो, उस तरह की प्रॉपर्टी को लेना मुश्किल है, तो ये सब विल में नहीं आता है। तो विल में जितनी भी ओन प्रॉपर्टी है, जो ओनरशिप है आपके पास में, वो लिखना जरूरी है। कोई कोई प्रॉपर्टी जॉइंट में होती है तो जॉइंट में भी आपकी प्रॉपर्टी लिखी है, लेकिन अपना जो हिस्सा है वही आपके विल में गिना जाएगा। क्योंकि जब जॉइंट प्रॉपर्टी में 2 या 3 मालिक होते हैं तो आपका हिस्सा है उतना ही आपको विल का आपको हक है, उतना ही आप लिख सकते हैं।
लेकिन यहाँ पर कैसे डिवाइड होना चाहिए, प्रॉपर्टी को कैसे डिवाइड करना चाहिए, ये समझना मेरे ख्याल से बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पर हम केवल प्रॉपर्टी की ही बात क्यों कर रहे हैं, तमाम तरह के एसेट्स हैं जिसके बारे में लोगों को सोचना चाहिए। जब हम इस तरह के एसेट्स की बात करते हैं शेख साहब, तो हमें बताएं कि इनका डिवीजन किन किन बातों को ध्यान में रखकर करना चाहिए, क्योंकि ये आमतौर पर झगड़े की जड़ जो है वो सामने निकल कर आती है बाद में। व्यक्ति अपनी ओन प्रॉपर्टी, जैसे जतिन जी ने कहा कि अपनी सारी प्रॉपर्टी वो विल में लगा सकता है, तो बेसिकली ऐसा होता है कि मेरी जो भी प्रॉपर्टी है, मुझे जिसे जितना देना है स्पेसिफिक, उसको हम स्पेसिफिक विल बोलते हैं। एक तो दो तरीके की विल होती है, एक तो होती है प्रिविलेज और अनप्रिविलेज विल, और जो आम आदमी बनाता है जो अनप्रिविलेज विल जिसे हम कहते हैं, तो वो सारे विल में मेरे सारे एसेट्स, चाहे वो कुछ भी हो, मैं किसको कितना दे रहा हूँ। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मैं कहूँ कि मैं अपने ग्रैंड सन को 1,000 रुपए दे रहा हूँ, तो वो विल में स्पेसिफिकली लिखा जाएगा कि मैं अपने ग्रैंड सन को 1,000 रुपए विल में दे रहा हूँ। फिर मेरे जो बेटे हैं उनको मैं क्या दे रहा हूँ, या फिर जो भी मुझे देना है, जो मेरे ओन सेल्फ ओन प्रॉपर्टी है, या मेरे जो एसेट्स है, या मेरे जो लाइबिलिटीज भी आती है इसके अंदर, वो उसके अंदर इलेक्शन के टाइम पे आ जाता है कि इलेक्शन करना होता है जब वो कोई व्यक्ति लेता है। तो हम सिर्फ यहाँ पर एसेट्स एंड प्रॉपर्टी की बात करेंगे कि यहाँ पर जो भी प्रॉपर्टी मेरी है मैं उसे दे सकता हूँ, स्पेसिफिकली लिखना है। इसमें झगड़े की कोई सवाल ही नहीं है, क्योंकि अगर मैंने कह दिया कि मेरी प्रॉपर्टी ऐसे ऐसे डिवाइड होगी इन लोगों में, तो कोई झगड़े का सवाल नहीं। और विल एग्जीक्यूट होती है मरने के बाद, और विल को एग्जीक्यूट तभी होगा जब वो व्यक्ति मरेगा। जीते जी वो अपनी कितनी भी बार विल बना सकता है, वो ओरल बना सकता है, लिखित बना सकता है, रजिस्ट्रेशन करने की उसको जरूरत नहीं है विल की। जतिन जी, यहाँ पे प्रॉपर्टी के अलावा हम बाकी कमाई की भी तो बात कर सकते हैं, जिसको लेकर शायद जब आप निवेश की कोई रणनीति बनाते हैं तो अक्सर हमने देखा है कि तमाम निवेश विकल्पों में एक नॉमिनी का ऑप्शन होता है जो पहले से ही आपको डाल देना होता है। इन सब चीज़ों को भी क्या शामिल करना होता है? म्यूचुअल फंड्स हो गए, आपके इंश्योरेंस पॉलिसीज हो गई, या जिस भी तरह के आपने फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को पोर्टफोलियो में शामिल किया गया है? से कायदे से ये कहा जाता है कि जो नॉमिनी है देट आर जस्ट ट्रस्टी, दे कैन नॉट बी कॉल्ड ओनर, यानी उनको मालिकी नहीं मिलती है। नॉमिनी को पैसे जो भी जायदाद मिलती है वो मिल जाएगी एज ए कस्टोडियन, वो यूज नहीं कर सकते हैं। विल में जिसका भी नाम लिखा है वो मालिक है। तो हम सजेस्ट करते हैं कि आमतौर पे लोग जब अपने लाइफ में कोई कोई प्रॉपर्टी, मूवेबल एसेट्स या जो भी फाइनेंशियल एसेट लेते हैं, तो किसी न किसी का नॉमिनी में नाम रखते हैं, अपनी वाइफ का, अपने पेरेंट्स का, अपने बच्चों का। लेकिन जब विल बनाते हैं तो वो एसेट किसी और को दे रहे हैं। तो हम ये कहते हैं कि जब आप विल बनाए तो उसके बाद में नॉमिनेशन भी चेंज कर दे जो विल में लिखा है, ताकि नॉमिनी और विल के वारिस के बीच में कोई डिस्प्यूट ना हो। क्योंकि नॉमिनेशन इज जस्ट अरेंजमेंट और फैसिलिटी गिवन बाय गवर्नमेंट दैट आपकी फैमिली को ये प्रॉपर्टी मिल जाएगी, बट वो यूज नहीं कर सकता है। यूज कौन कर सकता है? जो विल में वारिस लिखा है वही कर सकता है। अगर विल नहीं बना है तो एज पर द सक्सेशन एक्ट जो भी वारिस होगा उनको ही मिलेगी। नॉमिनी कैन नॉट बी ओनर, उसको मालिकी नहीं मिल सकती पूरी। तो शेख साहब, अब आजकल तो ऐसे बहुत सारी ऑनलाइन ऐप्स बन गए हैं जहां पर आप अपना विल बना सकते हैं। ऐसे बहुत सारे एक्सपर्ट्स हैं जो अपने आप को विल मेकिंग एक्सपर्ट्स कहते हैं। ये मुझे बताएं कि ये सही मायने में कितने विश्वसनीय है, और क्या इस तरह की विल्स को जो लोग बनाने का दावा करते हैं उनको चैलेंज किया जा सकता है? क्योंकि आपने तो भरोसा करके देखिए अपनी पूरी ज़मीन जायदाद का बंटवारा तो कर दिया किसी के सहायता लेकर। अब बाद में मालूम पड़ रहा है कि उसे आप कोर्ट में लेकर ही नहीं जा सकते और उसे आराम से कोई भी चैलेंज कर सकता है, तो इतनी मेहनत मुशक्कत का तो कोई फायदा ही नहीं होगा। नहीं, आपका सवाल बिल्कुल सही है कि क्या ये ऑनलाइन पोर्टल वाले जो विल बनाने के वो जो रखते हैं, जो बोल रहे हैं कि हम एक्सपर्ट है, सर मैडम विल कैसे भी बना जा सकती है। सर विल कैसे बना रहे हैं, बेसिकली अगर मैं विल बनाने की बात करूँ इस पर, तो विल हम सारे एसेट्स जो मेरे पास है उन चीजों को लेकर के मैं बनाता हूँ, और मैं चेंज भी कर सकता हूँ। लेकिन ये जो विल बनाना है वो कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। मैंने एक कागज दिया, विल लिखा, मतलब उसमें वो सारी चीजें लिखना बहुत जरूरी है जो मुझे देना है। लेकिन स्पेसिफिकली अगर स्पेसिफिक नहीं कर रहे हो, एम्बिग्यूटी रख रहे हो, तो फिर उसको चैलेंज करते हैं, और फिर उसकी जज के पास डिस्क्रिप्शन होता है। एज पर इंडियन सक्सेशन एक्ट, जज हैज अ डिस्क्रिप्शन टू रिमूव दैट एम्बिग्यूटी एंड यूज द डिस्क्रिप्शन एंड अपॉइंट एज पर दी विल। तो एम्बिग्यूटी निकालेगा और वो हिसाब से उस व्यक्ति को वारिस घोषित करेगा जो भी उस चीज को क्लेम कर रहा है। तो वो क्लेम करते हुए एविडेंस देगा कि मेरे पास ये जो विल है ये कैसे आई, और उसमें जो एडमिनिस्ट्रेटर होगा या फिर जो
अपना एग्जीक्यूटर होगा, वो भी तो उस पे देगा अपना एविडेंस। तो बेसिकली एविडेंस देने के बाद में उसको प्रोबेट मिलेगा, वो प्रोबेट लेकर के वो सर्टिफाइड विल है, फिर वो उसके आगे प्रोसीड करेगा, उसके बाद में वो मालिकाना हक पे आएगा। तो ये विल बनाना बहुत इजी चीज है, लेकिन उसको एग्जीक्यूशन करना यू विल हैव टू प्रूव, आपको प्रूव करना पड़ेगा कोर्ट में कि ये मेरे को कैसे मिली या मुझे कैसे मिली, किस तरीके से। तो यहाँ पर एक सवाल ये भी उठता है जतिन जी, बेटा और बेटी अगर इनके बीच में आपको अपनी जायदाद और अपनी तमाम एसेट्स का डिवीजन करना हो तो किस तरह कानून के दायरे में रहकर आप ये करें, किन किन बातों को आपको ध्यान में रखना होगा, प्रपोर्शन का कितना ख्याल रखना होगा, कैसे होता है? बिकॉज इसको लेके अमूमन हम देखते हैं कि डिबेट्स छिड़ी रहती हैं। 2005 साल के बाद में जो भी जॉइंट प्रॉपर्टी, एंसेस्ट्रल और एचयूएफ प्रॉपर्टी है, वहां भी मैरिड डॉटर से उनको भी हक मिला हुआ है। तो विल बनाने में डॉटर या सन यानी आपकी लड़का या लड़की को क्या देना चाहिए, ये एक पर्सनल डिसीजन है। कभी कभी लोग, हमारे जो एक्सपीरियंस में हमने हजारों विल बनाए हैं, लोगों को सहायता की है, तो लोगों का एक मेंटालिटी होती है कि लड़की का शादी हुआ तो उनको हमने ये खर्चा किया, इनको गिफ्ट दिया है, तब हम जाके उनको थोड़ा सा कम देंगे, लड़की को ज्यादा देंगे। बट काफी सारे अभी बिल हम जो बना रहे हैं सब आमतौर पे इक्वल रख रहे हैं। तो ऐसा कोई रूल या लॉ नहीं है किसको देना है। कभी कभी होता है लड़का लड़की दोनों ध्यान नहीं रख रहे पेरेंट का, और कोई भांजा भतीजा रख रहा है या कोई आउटसाइडर रख रहा है, तो विल बनाने में आप किसी को भी कुछ भी दे सकते हो, उसका कोई कायदे से कंपल्सन नहीं है कि किसको देना है। आपकी संपत्ति है, आपका डिसीजन रहेगा, आपकी विश है, और वो पूरा करना पूरी इंडिया का या गवर्नमेंट का भी एक जवाबदारी बनती है कि वो जो लिखा है उसको पूरा किया जाए। एक साहब, ऐसे में अगर आगे चलकर सिचुएशन आए जहां पर बेटा या बेटी किसी विल को चैलेंज करे तो वो क्या सिचुएशन हो सकती है? मैं यहाँ पर बेटा और बेटी के संदर्भ में ही सवाल पूछ रही हूँ। जी हाँ, सो कभी कभी क्या होता है कि ये शेख साहब है मेरे साथ ना? सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ नहीं, ये बेटा बेटी में अगर कोई जैसे कोई एक बोल रहा है कि मुझे डैडी ने इतना दिया, या विल को चैलेंज जरूर कर सकते हैं, लेकिन आपको मैंने बताया जैसे प्रूफ करना पड़ेगा कि ये कोई एम्बिग्यूटी नहीं। अगर विल पूरी तरीके से एकदम साफ सुथरी है, उसको हम समझ पा रहे हैं, विल के वर्ड्स को समझ पा रहे हैं, हम विल बनाने वाले की इंटेंशन को समझ पा रहे हैं, तो इसमें कोई चैलेंज नहीं आता है। जिसको जितना दिया गया उसको ही कोर्ट उतने हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन करके सर्टिफिकेट इशू कर देता है। इसमें कोई चैलेंज नहीं कर सकते। विल को आप चैलेंज जरूर कर सकते हो कोर्ट में, लेकिन वो आप प्रोबेट को चैलेंज कर सकते हो, जो हम प्रोबेट बनाते हैं, तो वही विल को चैलेंज करना होता है। हम चैलेंज जरूर कर सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं हो जाएगा कि वो जीतेगा चैलेंज करने के बाद। ये कोई ज्यादा टाइम नहीं लगता इसको कोर्ट में, क्योंकि अगर सब कुछ क्लियर है, एवरीथिंग इज क्लियर, अगर सब कुछ क्लियर है हमारे विल में, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जितना जिसको दिया गया है उतना उसको मिलेगा। इसमें बेटा या बेटी में जितने शेयर जिसको दिए गए हैं, जिस प्रॉपर्टी में, जिस एसेट में, और या फिर जिस जिस भी अपना जो भी शेयर किया उन्होंने, चाहे गोल्ड हो, जो भी हो, जितना शेयर किया है, कितना ग्राम शेयर किया है, उतना उसको मिलेगा डेफिनेटली। सवाल ये उठता है कि जब आप किसी विल मेकर ऐप को या ऐसे कोई प्रोफेशनल को हायर करना चाहें तो किन किन बातों का ख्याल आपको रखना चाहिए? जतिन जी बताएं, वो ऐसी कौन कौन सी आपकी चेकलिस्ट में चीज़ें होनी चाहिए जब आप विल बनाने के लिए किसी को हायर करें? विल बनाने का जो ऑनलाइन एप्लीकेशन जो हम लोग का भी है, और हम विल भी बना के देते हैं एज ए लॉयर, तो ये दोनों चीज अवेलेबल है। टेक्नोलॉजी का अभी जो जमाना है कि अभी हर चीज में टेक्नोलॉजी को कोशिश करके यूज करते हैं। तो विल बनाना यानी आप अगर किसी लॉयर के पास जाके बनाते हो तो उनके पास जाना, उनको सब बताना और उनसे विल लिखवाना और लेके देखना और वापस कुछ करेक्शन तो करना। तो उसमें जो प्रोसेस है पूरा, आपकी बातें को कहना और उसको लिखना, उसमें एक हफ्ते भर का टाइम चला जाता है। कुछ कॉस्टिंग में भी कुछ फर्क होता है, पर यही चीज को हमने ऑटोमेशन में कर दिया है। यानी मासिस जो होती है, यानी आम आदमी के लिए विल बनाने के लिए ज्यादा तकलीफ ना हो, इसलिए हम ये ऑनलाइन विल का जो प्रोसेस है वो बहुत ही सही है उनको लिए जो मासिस है। बाकी जो लोग हैं जिसका बिजनेस है, उनको वेल्थ काफी है, बहुत फैला हुआ वेल्थ है, किसी को स्पेशल चाइल्ड है, किसी को मैट्रिमोनियल इश्यू चल रहा है, या किसी को ऑलरेडी फॉरेन में एसेट्स है, ये सब जो केसेस है वहां पे हम लोग विल लॉयर के पास जाके उनसे बैठ के बताना चाहिए। और फैमिली ट्रस्ट करना है या फैमिली सेटलमेंट करना है, तो काफी सारी चीजें जो
इस माध्यम से की जाती है कि सर्टेन कॉम्प्लिकेटेड लोग होते हैं या कुछ वेल्थ में बहुत सारे एस्टेट होती है, तो एक विल और उसके अलावा विल के अलावा फैमिली ट्रस्ट वगैरह भी करना चाहिए। तो दिस इज बोथ आर गुड। मासेस के लिए ऑनलाइन विल बहुत सही है, ताकि बहुत कम खर्चे में और तुरंत हो जाता है, और वो सिमिलर है जो लॉयर करते हैं, और जो भी कॉम्प्लिकेटेड विल्स है उनको लॉयर के माध्यम से करना जरूरी है। सारी चीज़ें गिनाई हैं जतिन जी। शेख साहब ये बताएं हमें, वसीयत बनाने से पहले आप किसी को नॉमिनेट करें, आप किसी का चुनाव करें जो बना कर देगा, किस किस तरह से अपने बैंक खातों को, तमाम चीज़ों को खंगाल लेना चाहिए? क्योंकि ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो शायद आपने बहुत पहले ख़रीद रखी हो और निवेश कर रखा हो और बाद में आप उसे भूल जाएं और विल में डालना मिस हो जाए आपसे, तो बाद में फिर ये तो एक झगड़े की जड़ बन जाएगी। निज़ामुद्दीन जी। जी, झगड़े की जड़ तो बन जाएगी, लेकिन अगर मेरी प्रॉपर्टी है और मैंने कितनी भी खरीदी, तो सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं। जब मेरे पास कोई क्लाइंट आता है बिल बनाने में, तो मैं उनसे सारे एसेट्स और उनके लायबिलिटीज हो या एसेट्स हो, प्रॉपर्टीज हो, जो भी, उन सबकी एक लिस्ट मंगाता हूँ। देन वी क्वेश्चन देम, हम लोग उनको प्रश्न पूछते हैं कि ये आपके ये डॉक्यूमेंट्स बता सकते हैं, आप जेरॉक्स भेज सकते हैं। वी वेरीफाई, हम लोग वेरीफाई करते हैं उसको, तब जाके हमें विल पे आते हैं। अगर कोई छूट जाए तो विल में एक क्लॉज आता है इन फ्यूचर वाला, तो वो जैसे कि इन फ्यूचर वाला है, तो अगर आपसे कोई छूट जाए, अगर आप जिंदे हो, तो आप उसमें रेक्टिफाई कर सकते हो थ्रू कोडिसिन। अगर आपको नहीं बनानी है तो आपको स्पेसिफिकली मेंशन करना पड़ेगा। ये झगड़े की जड़ बनती है। अभी मैं बता कि अगर मैंने विल बना दी और फिर मैंने उसको वापस एक दूसरी नई विल बनाई, लेकिन हमने अगर उस पर स्पेसिफाई नहीं किया कि मैं सारे पिछले विल रिवोक कर रहा हूँ और ये मेरी फाइनल टेस्टिमेंट्री होगी, टेस्टामेंट होगी, तो उसमें प्रॉब्लम आती है कि ये प्रॉपर्टी छूट गई। आप ऐसे एक प्रॉपर्टी के लिए नया विल नहीं बना सकते। तो अगर वो प्रॉपर्टी छूट गई तो लास्ट में हम लोग क्लॉज आते हैं कि इफ देयर इज एनी प्रॉपर्टी लेफ्ट आउट, तो ऐसे भी क्लॉजेस डाल सकते हैं हम लोग, जहां पर अगर मेरे से कोई प्रॉपर्टी छूट गई है तो उसका बंटवारा कैसे होगा या किसको जाए, तो वो एक इसमें समस्या का समाधान दे दे। क्या जतिन जी, वसीयत में किसी किसी भी तरह का वैलिडिटी का भी कोई क्लॉज होता है कि ये वसीयत इतने से इतने समय तक ही वैलिड होगी, या ये आप डलवा सकते हैं अगर आपको डलवाना हो तो? वसीयत तो आपका कोई इसका लिमिटेशन पीरियड नहीं होता है। आप चाहे तो रोज बना सकते हो, लेकिन डेथ के बाद ही यूज होगी। यानी इसमें कोई वैलिडिटी पीरियड जिससे दूसरे डॉक्यूमेंट में आप पावर ऑफ अटर्नी में डालते हो, ऐसा इसमें नहीं होता है। इट इज लास्ट विल कहते हैं। जब भी कोई विल बनाता है, ये कहता है मेरा लास्ट विल है। कल आप नया विल बनाओ तो उसको भी लास्ट विल कहा जाता है। जो भी लास्ट विल होता है, आखिरी वसीयत होती है, उसी को कंसिडर किया जाता है, उसी के ऊपर काम किया जाता है, ताकि ये जो आगे के बिल है वो कैंसिल, खारिज गिने जाते हैं। तो ये कोई वैलिडिटी का कोई कंसेप्ट नहीं है इसके अंदर। निजामुद्दीन जी, अगर किसी तरह का कोई केस चल रहा हो विल को लेकर, तो वो कितना लंबा चलता है और किस किस तरह से फिर सुनवाई होती है और क्या क्या यहाँ पे प्रॉब्लम्स आती हैं? बिल को लेकर के जब कोई चैलेंज करता है तो उसको प्रोबेट को चैलेंज करता है। बेसिकली वो 6 से 8 महीने तक चलता है। ये डिपेंड करता है कि कोर्ट वो उसने क्या चैलेंज किया है और किस चीज को चैलेंज किया है। तो 6 से 8 महीने का प्रोसेस है। फाइल करने के बाद में जल्दी से जल्दी इसको निपटाना होता है, क्योंकि ऑलरेडी बहुत डिले हो चुका है और फिर झगड़े बढ़ते हैं। तो ये 6 से 8 महीने का प्रोसेस है, इसको ज्यादा टाइम नहीं लगता। ओरिजिनल विल प्रेजेंट करनी होती है कोर्ट में, ये जरूरी है। जतिन जी, आपके पोर्टल पे जो लोग आ रहे हैं आजकल विल बनाने के लिए, वो किन किन चीज़ों को ध्यान में रख रहे हैं? अभी जो लोग हमारे पास आ रहे हैं, इसमें हम लोग देख रहे हैं कि एनआरआई लोग काफी आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे उनको विजिट करना नहीं है अभी। तो देयर आर सो मेनी एनआरआईज, दे आर मेकिंग अ विल फॉर इंडियन प्रॉपर्टीज। उससे उनका टैक्स भी बचता है। उनको जो सक्सेशन टैक्स वहाँ फॉरेन कंट्री में देना पड़ता है, अगर इंडिया की एसेट यहाँ पे इंडियन विल ऑनलाइन से बना देते हैं तो उनको एक टैक्स का काफी फायदा होता है। दूसरे हमारे काफी रिटायर्ड लोग हैं जो अपने रिलेटिव के माध्यम से भी विल बनाते हैं, जो उनको सहूलियत है और तुरंत हो जाता है, और कॉस्ट में भी उनको थोड़ी सी ये होती है कि हमें विल में इतना खर्चा नहीं करना है। तो ये सब चीज है। वी आर गेटिंग सो मेनी कॉर्पोरेट टाइप्स नाउ। HDFC and ICICI is our partners. So many other corporates are taking through us through their HR initiative, लोगों को विल बनाने के लिए अवेयरनेस कर रहे हैं और लोगों को विल बनाने में समझाते हैं हम लोग, और हम एक अच्छे माध्यम से ऑनलाइन से उनको विल बनाने में सफलतापूर्वक काम करते हैं। अगर कुछ भी उनका कोई क्वेश्चन है तो हमारी पूरी बैकएंड टीम उन्हें सपोर्ट करती है। तो अभी जो माहौल है उसमें मासिस के लिए ऑनलाइन का एप्लीकेशन काफी लोग यूज कर रहे हैं।
ऑलराइट, चलिए, तो ये वो तमाम बातें जो आपको ध्यान में रखनी है जब आप अपने लिए वसीयत बना रहे हो। निज़ामुद्दीन जी और जतिन जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का। इस खास पेशकश में आपने शिरकत की और दर्शकों को बताया कि वसीयत की ज़रूरत क्या है, कितनी है और क्यों आपको बनानी चाहिए। लेकिन शो